हाय गाइस, दिस इकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम पढ़ रहे थे आपका इनकम टैक्स, जिसके 127 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हुए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। एंड ये हमारा जो है चौथा वीडियो है, पांचवा वीडियो ये हमारा है, जिसमें हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन आपके हैं। आइए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन कर रहा है 128 नंबर का। इफ़ द एसएससी लेट आउट द बिल्डिंग और स्टाफ जो क्वार्टर्स हैं टू एम्प्लॉयज ऑफ बिजनेस, द रेंट कलेक्टेड फ्रॉम सच एम्प्लॉयज इज एसेसिबल इन इनकम फ्रॉम। ये आपसे पूछ रहा है कि कोई एसएससी है, अपने स्टाफ को जो है कोई रूम, कोई क्वार्टर जो है भाड़े पर दे देता है बिजनेस के लिए, तो वो जो उससे रेंट कलेक्ट होगा जो एम्प्लॉयज से, वो कैसा इनकम में होगा। मतलब आपके पास 5 हेड ऑफ इनकम आपको पता होगा, उन 5 हेड ऑफ इनकम में से कौन से हेड ऑफ इनकम में ये जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चले जाता है। जैसे मैंने स्लैब का भी बात किया था आपसे पिछले वीडियो में, तो वो सारी चीज़ें होती हैं वो दूसरे जो आपका हाउस प्रॉपर्टी होता है इसमें ना जाकर वो अदर सोर्सेज में चली जाती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज डिपेंड्स अपॉन। जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है प्रॉपर्टी का, वो डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है, तो वो स्टैंडर्ड रेंट पर भी डिपेंड करता है, म्यूनसिपल वैल्यूएशन पर भी डिपेंड करता है, एंड फेयर रेंट। सभी को मिलाकर जो है ग्रॉस वैल्यू प्रॉपर्टी का निकाला आता है। प्रॉपर्टी का ग्रॉस वैल्यू निकालते हैं तो पहले उसको स्टैंडर्ड रेंट चेक करते हैं कि इसका स्टैंडर्ड रेंट कितना है। फिर उसके बाद म्यूनसिपल वैल्यूएशन देखते हैं कि मतलब इधर उधर जितने हैं वहाँ म्यूनसिपल वैल्यूएशन उसकी क्या है, फेयर रेंट इसका क्या होना चाहिए। इसके बाद ही जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं किसी भी प्रॉपर्टी का। तो इसलिए यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सारी चीज़ों को देखते हैं। एंड एक सिनेरियो और है आपका कि अगर ऑल ऑफ द अबव जो है एक थ्योरी है, मेरे हिसाब से एक कॉन्सेप्ट है कि ऑल ऑफ द अबव मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका सही होता है। आपको कोई क्वेश्चन का इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, आंसर आपको नहीं पता है एंड उसमें ऑप्शंस में ऑल ऑफ द अबव है, तो आप 99% मान लीजिए कि ऑल ऑफ द अबव ही सही रहेगा। तो ये सिनेरियो है। बाकी आप अपना जो है पाथ फॉलो करना, लेकिन ऑल ऑफ द अबव मेरे हिसाब से बहुत सारे केसेस में मैंने देखा सही है। तो ये था आपका। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केस ऑफ डीम्ड ओनरशिप इन हाउस प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सा है जो कि डीम्ड ओनरशिप नहीं माना जाता है। अब जानते हैं डीम्ड ओनरशिप क्या होता है। मतलब माना गया, इसका मतलब होता है डीम्ड मतलब माना गया ओनरशिप। जैसे आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है एंड उस पर आपको टैक्स देना पड़ रहा है, एंड आपको पता होगा कि घर है, मान लीजिए आपके पास बहुत ढेर सारा, उस पर आप टैक्स दे रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि उससे बचने के लिए अपने बच्चों पर, अपनी वाइफ पर, या फिर ई कॉमर्स में लोगों पर जो है उस पर दे दिया, रेंट पर दे दिया, मतलब उनके नाम कर दिया। तो भी हमारा जो है इस तरीके के भी ओनरशिप होते हैं, जिसे डीम्ड ओनरशिप मारकर आप पर टैक्स लगाया जाता है। तो इसे ही डीम्ड ओनरशिप कहा जाता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा केस है जो कि डीम्ड ओनरशिप के रूप में नहीं माना जाता है। जो कोऑपरेटिव प्रॉपर्टी होता है ये डीम्ड ओनरशिप नहीं माना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो होते हैं, ये चाहे स्पाउस पर या माइनर चाइल्ड पर या फिर जो आपका ई कॉमर्स में या फिर ई स्टेट में लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें डीम्ड ओनरशिप में मानी जाती हैं। लेकिन ये जो है आपका कोऑपरेटिव प्रॉपर्टी, ये डीम्ड ओनरशिप में नहीं माना जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है इफ एन एसएससी अर्न्स रेंट फ्रॉम ए सब टेलेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टेलेंटेड प्रॉपर्टी लेट आउट एज ए रेजिडेंट, द रेंट सेट टू बी। वो रेंट का किस में काउंट होगा। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन कवर कर लिया हुआ है कि जब सब रेंट होता है तो वहाँ क्या होता है, जो है हाउस प्रॉपर्टी में ना जाकर वो आपका टैक्स जो होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो जाकर वीडियो देखना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कवर हुए हैं। अगला क्वेश्चन अभी आपका है कि एन एसएससी, कोई एसएससी है, सेल आफ्टर सेल द हाउस प्रॉपर्टी, अपना हाउस प्रॉपर्टी बेचने के बाद रिसीविंग एरियाज ऑफ रेंट इज चार्जेबल टू टैक्स। जो रिसीव करता है एरियाज को रेंट के लिए चार्जेबल करता है, तो द सेम कंप्यूटेड इन द स्टुपुलेटेड मैनर इज चार्जेबल टू टैक्स एज। अब वो जो है इनकम कौन से उसमें चार्ज होगा, तो वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी चार्ज हो सकता है क्योंकि उसके पास हाउस प्रॉपर्टी भी है, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कर रहा है क्योंकि वो रेंट पर भी दे रहा है उसको, एंड जो है बेचा उसने उसको रेंट पे दे रहा है। तो ये सब रेंट में आ गया, आपका सब टेलेंट में आ गया। तो वहाँ क्या होता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी काउंट किया सकता है। इसलिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। आइदर ए और बी, दोनों में से जो है कोई भी कर सकते हैं, दोनों में भी चार्जेबल हो सकता है उसका। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ये आपका जो है न्यूमेरिकल है, जिसको हम इस वीडियो में सॉल्व नहीं करने वाले हैं। 2 3 या 5 10 जो भी न्यूमेरिकल आपका 200 क्वेश्चन में होगा, इसके लिए हम आप सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। लेकिन बहरहाल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लगाना, तो अगर नहीं होगा तो कमेंट डाउन, मैं उसको अगली वीडियो में कवर कर लूँगा एंड अच्छे से 5 से क्वेश्चन को कवर करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट लिया गया किसी कैपिटल पर, बोरोड किया गया 10 तारीख 10वां महीना 2020 को
अब कह रहा है कि फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज डिडक्टेबल, मतलब जो आपका है कितना कम किया सकता है मैक्सिमम अमाउंट को, ये आपसे पूछ रहा है। लेकिन ये डेट आपको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि फाइनेंस एक्ट के तहत बार बार जो है आपका ये बदलते रहता है। तो आपसे पूछ रहा है कि इंटरेस्ट किया गया कैपिटल पर, लेकिन कब लिया गया, 10 तारीख 10वां महीना 2000 से पहले लिया गया। अब उस प्रॉपर्टी पर मैक्सिमम अमाउंट का डिडक्शन आपको कितना मिल सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 134 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1,50,000 रुपये तक उसे जो है छूट मिल सकता था, कब, 10 तारीख 10वां महीना 2000 तक। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस टेकन बिफोर 1 अप्रैल 1999। अब पूछ रहा है आपसे इंटरेस्ट ऑन लोन किया गया सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पर, मतलब खुद के घर पर, बिफोर 1999 1 अप्रैल 1999। इसके बाद जो है फाइनेंस एक्ट में बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, लेकिन आप पूछ रहा है इससे पहले। अब पूछ रहा है कितना तक जो है अलाउ किया सकता था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उस टाइम तक 30,000 तक जो है अलाउ किया सकता था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है डिडक्शन अलाउड फ्रॉम एनुअल वैल्यू इज, जो डिडक्शन है अलाउ किया जाता है एनुअल वैल्यू पर, वो जो है इंटरेस्ट ऑन लोन कॉन्स्टिट्यूशन पर भी लिया सकता था, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर पर भी आ सकता था, स्टेशनरी डिडक्शन भी लिया सकता था, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है इसमें व्हेन द पोर्शन ऑफ द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द फुल ईयर। पोर्शन ऑफ द हाउस मतलब कुछ पोर्शन है हाउस का जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए किया गया फुल ईयर, एंड पोर्शन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड होल ईयर, मतलब कुछ अपने रह रहे हैं, कुछ किसी को रेंट पे दिए हैं। द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस विल बी डिटरमाइंड बाय, अब पूछ रहा है उससे एनुअल वैल्यू उसका क्या होगा, खुद के यूज के लिए ले रहा है, कुछ पोर्शन जो है रेंट पर दे रहा है। तो पूछ रहा है आपसे कि एनुअल वैल्यू उस घर का क्या होगा, तो एनुअल वैल्यू ऑफ दिस हाउस प्रोपोर्शन एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन फॉर द होल ईयर शैल बी डिडक्टेड। जो खुद का रह रहा है, मतलब खुद का जो है जिसमें वो रह रहा है वो तो डिडक्शन हो जाएगा, बाकी जो है उनका जो रेंट वगैरह है या फिर जो कुछ काम के लिए रखा है वो, तो वो टैक्सीबल होगा, उनका एनुअल वैल्यू निकालेगा, बाकी जो खुद में रह रहा है वो डिडक्शन हो जाएगा। ये आपसे कह रहा है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शायद से ये भी आपका, हाँ ये भी न्यूमेरिकल है जिसको हम कवर करेंगे, बाकी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है बी 16,000। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ फेयर रेंट इज नॉट गिव्स देन एज्यूम एज, अगर आपके पास फेयर रेंट नहीं दिया हुआ है तो आप कौन से रेंट को एज्यूम कर सकते हैं एज ए एनुअल वैल्यू निकालते टाइम। तो अगर फेयर रेंट नहीं दिया हुआ है आपका तो वहां आप एक्चुअल रेंट को भी ले सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेंट रिसीव्ड बाय ओरिजिनल टेरेंट एंड फ्रॉम सबलेटिंग इज टैक्सेबल अंडर। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आई होप सबको पता होगा। 140 का आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है कि सब टेलेंट में अगर क्या होता है, तो ये आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट डाउन में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, अगर कोई प्रॉपर्टी हेल्ड किया गया है अंडर ट्रस्ट में, जो कि ट्रस्ट फाउंडेशन होते हैं, फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज इज, अब वहाँ आपका जो है टैक्स क्या होगा, अगर प्रॉपर्टी का एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो जाएगा या फिर 10% के रेट से टैक्स लगेगा, 20% के रेट से टैक्स लगेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो जो होते हैं इन टाइप के चैरिटी वगैरह में रिलीजियस पर्पज के लिए लेते हैं, वहाँ टैक्स जो होता है एग्जाम्प्ट हो जाता है हाउस प्रॉपर्टी में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट हेड, इनमें से कौन सा है जो कि करेक्ट हेड है। तो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये आपका करेक्ट हेड है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पीजीपीटी के नाम से इसे जाना जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिजनेस कैन बी डिफाइंड एज पर सेक्शन, आप बिजनेस को कौन से सेक्शन के अंतर्गत डिफाइन कर सकते हैं। तो 213 के अंदर जो है आप बिजनेस को डिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुअली बिजनेस है क्या, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 144 नंबर का इनकम फ्रॉम इलीगल बिजनेस इज, अगर आप इनकम फ्रॉम इलीगल बिजनेस से अर्न कर रहे हैं अपने इनकम को, तो वहाँ इनकम क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो अगर आप इलीगल कमा रहे हैं, लीगल कमा रहे हैं, लेकिन आपको टैक्स जरूर देना होगा। अगर आप टैक्स नहीं देते हैं फिर आपके घर पर जो है छापा पड़ सकता है, आपके घर पर इनकम टैक्स के तरफ से लोग आ सकते हैं, एंड वो जो है उसके बाद आपको 30% या कुछ ऐसे 30% के ऊपर से आपको देना पड़ेगा टैक्स। तो इस तरीके से इलीगल बिजनेस पर भी टैक्स देना पड़ता है आपको, वो टैक्सेबल होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंड्योर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इन सेक्शन, कौन से सेक्शन में एक्सपेंड्योर जो साइंटिफिक रिसर्च है वो दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा 145 का आपका ऑप्शन सी 35, सेक्शन 35 में जो है एक्सपेंड्योर ऑन साइंटिफिक रिसर्च पर जो है दिया गया है। आगे
करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एनी पेमेंट मेड आउटसाइड इंडिया, कोई पेमेंट है आउटसाइड इंडिया कह रहा है तो टीडीएस इज नॉट पेड एंड टीडीएस नहीं पेड किया गया है, देन दिस इज, अब वहाँ क्या होगा, वो डिसअलाउ होगा। एनी पेमेंट मेड आउटसाइड इंडिया एंड टीडीएस इज नॉट पेड देन दिस इज डिसअलाउड, ये अलाउ नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेमेंट मेड इन कैश एक्सटीडिंग इज डिसअलाउड, इनमें से कह रहा है कि इनमें से कितना कैश तक आप जो है कर सकते हैं, उसके बाद अलाउ है, उसके बाद डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब उसके ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो जो है 20,000 तक आप जो है पेमेंट को कैश में कर सकते हैं, उसके बाद जो है डिसअलाउ हो जाता है, उसके बाद आपको अलाउ नहीं कि आप कर सकते हैं कैश को। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन डीएलएड पेमेंट ऑफ वैट इज, जो आपका वैट है इन पर इंटरेस्ट डीएलएड अलाउ होता है, पार्टली अलाउ होता है या फिर नहीं अलाउ होता है, तो वो उन पर इंटरेस्ट ऑन डीएलएड पेड ऑन वैट इज अलाउ है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो आपका 1961 एक्ट बना जो कि 1 अप्रैल 1962 को लागू हुआ, तो कह रहा है डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज चार्जेबल ऑन, वो चार्जेबल होगा, किन पर चार्ज होगा डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्केट प्राइस ऑफ द मशीनरी, इस पर जो है चार्जेबल होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एज पर सेक्शन 30, जो सेक्शन 30 है इसके अकॉर्डिंग विच एक्सपेंडियोर इनकर्ड फॉर ए बिल्डिंग यूज्ड फॉर ए बिजनेस और प्रोफेशन शैल नॉट बी अलाउड एट डिडक्शन, इनमें से कौन सा है जो डिडक्शन के लिए अलाउ नहीं होता है, जो है एज पर सेक्शन 30, तो 150 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडियोर पर जो है नहीं अलाउ होता है, बाकी सभी चीज़ों पर जो है इन सभी चीज़ों पर अलाउ कर सकते हैं, चाहे आपका रेंट रेट टैक्सेज हो, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग करना हो एंड रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग करना हो, ध्यान में रखना है ये सेक्शन 30 में बताया गया है, सेक्शन 30 में इन सारी चीज़ों पर जो है अलाउ है एक्सपेंडियोर, बाकी कैपिटल एक्सपेंडियोर पर नहीं अलाउ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है ग्रुप ऑफ एसेट फॉलिंग विद ए क्लास ऑफ एसेट्स कंपेरिजिंग ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट इज नोन एज, जो ग्रुप ऑफ एसेट है फॉलिंग इन क्लास ऑफ एसेट जो टेंजिबल एलिमेंट है एंड इंटेंजिबल एसेट जो है इनको किस में रख सकते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, ब्लॉक ऑफ एसेट में इसको जो है के नाम से जाना जाता है या इसमें रख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ ए ब्लॉक ऑफ एसेट केसेस टू एग्जिस्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, तो जो डिप्रिसिएशन एडमिसिबल होगा फॉर द ब्लॉक ऑफ एसेट बिल भी वो क्या होगा, नील हो जाएगा वो, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेमेंट टू रेसिडेंट्स ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड पेड शैल नॉट डिसअलाउड टू एग्जिस्टेंट, कितने परसेंट तक जो है डिसअलाउड है पेड करना, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 30% तक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स आर अलाउड एट डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम, इनमें से कह रहा है कि कितने जो है फॉलोइंग द टैक्स एज अलाउड वाइल कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम, जो है बिजनेस इनकम पर कितने परसेंट तक जो है कंप्यूट करना अलाउ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेल टैक्स तक अलाउ है, बाकी जो है कंप्यूट करते समय बिजनेस इनकम जो है सेल टैक्स तक अलाउ है, बाकी उसके बाद अलाउ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि डीएस मेड ए कैश पेमेंट ऑफ टू, ये अभी आपका साथ नहीं, हाँ ये मैंने सोचा कि ये आपका न्यूमेरिकल है लेकिन ये न्यूमेरिकल नहीं है। कह रहा है डीएस मेड ए कैश पेमेंट ऑफ 2,95,000 ऑन 18th March 2019 as the mark were on strike that day and the payment was to made urgently. Calculation on amount of expenditure will be disallowed अंडर सेक्शन 40A, वो कितने रुपए तक जो है डिसअलाउड है अंडर सेक्शन 40A तक, तो वो जो है नील, वहाँ कोई अलाउमेंट आपको नहीं है, कितने रुपए तक आप करेंगे उन पर जो है आपको टैक्स देना होगा, कोई अलाउ नहीं है कि डिडक्शन होगा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेयर द एसएससी डूइंग ए बिजनेस इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट मेड ए पर्सन इन ए डे एक्सीड 10,000 रुपये तक एक्सीड कर देता है टू बी पेड थ्रू अकाउंट पे check or demand draft to claim deduction from such expenditure, this restriction does not apply to, ये कौन से जो है इसका जो है रिस्ट्रिक्शन किस पर अप्लाई नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, चाहे आपका पेमेंट मेड आरबीआई जो है पेमेंट मेड टू क्यूलेटर्स पर हो या फिर जो है पेमेंट टर्मिनेटिंग बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज नॉट एक्सीडिंग 50,000, तो ये सारी चीज़ें जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है डीम्ड प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41 इंक्लूड्स, अंडर सेक्शन 41 इंक्लूड करता है, किसको इंक्लूड करता है, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा,
एक 157 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ों पर जो है डीम्ड प्रॉफिट चार्जेबल होता है, अंडर सेक्शन 41 इंक्लूड करता है ये सारी चीज़ों पर, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन करा है 158 नंबर का कि डीएच डिसकंटिन्यूड होलसेल ट्रेड इन मेडिसिन फ्रॉम 1 जून 2015 ही रिकवर्ड 1,40,000 रुपये इन सितंबर। उन्होंने सितंबर में 1,40,000 रुपये जो है रिकवर किए। फिर जो कह रहा है आपसे बीइंग हेड 2018 में बीइंग ए बैड डिबेट which was written off and allowed in assessment year 2015 and 14 में he has eligible through forward business loss for wholesale ट्रेड मर्चेंडाइज 1,60,000 रुपये का जो है बिका। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बैड डिबेट रिकवरी इज दैट, वो कितने तक रिकवरी कर सकता है, तो 158 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 158 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि इट इज एलिजिबल फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। तो वहाँ आप जो है सेक्शन 70 से 79 के बीच में जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड है उसमें इस चीज़ों को जो है रिकवरी कर सकते हैं अगर आपका घाटा हुआ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एज पर सेक्शन 43B, सेक्शन 43B के अंतर्गत सर्टेन पेमेंट्स आर टू बी अलाउड डिडक्शन ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट सच सम्स इंक्लूड करते हैं किनको, तो वो एनी सम पेबल बाय एसएससी टू इंडियन रेलवेज फॉर सच अस रेलवेज, एसएससी में भी इंक्लूड होगा। एंड आपका जो है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड पीएफ में भी इंक्लूड होगा। एंड बोनस और कमीशन एम्प्लॉयज सर्विस जो सेक्शन आपका रिफर करता है 36(1)(2) में भी रिफर करता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है द प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ एनी बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस इंक्लूडिंग एनी सच बिजनेस कैरीड ऑन द म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी और बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स contained in first schedule to act the profit and gains derived from the life insurance business is taxable at what rate। जो है लाइफ इंश्योरेंस जो प्रॉफिट एंड गेन्स का वो कितने परसेंट तक चार्जेबल होगा, ये आपसे पूछ रहा है। 12.5% तक चार्जेबल होगा, इस रेट से चार्ज लिया जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। जो आपका पीजीपीटी है पूछ रहा है कौन से सेक्शन से चार्जेबल है, ये आपसे पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि रमन एंड कोई है दूसरा व्यक्ति, ये पार्टनरशिप फर्म में 5 लाख रुपए को उन्होंने रिसीव किया एज ए फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी अंडर ए की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्सिक्वेंसेस टू डिमाइस ऑफ पार्टनर प्रमोद। द अमाउंट ऑफ 2,30,000 रुपये पेड अर्लियर वाज क्लेम्ड एट डिडक्शन अंडर 37 उन्हें 37 के अंडर के सेक्शन 2,30,000 रुपये पेड कर दिए। द फर्म को पेड कर दिए। द अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इज, इंश्योरेंस कंपनी से जो है द अमाउंट रिसीव किया गया है वो क्या होगा, वो क्या सेक्शन 10D के बीच में जो है टैक्स फ्री हो जाएगा, पूरा देना पड़ेगा। तो आपसे पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी फुली टैक्सेबल एज इनकम, वो इनकम के तहत टैक्सेबल हो जाएगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा जो है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एसएससी इज हैविंग ए स्टॉक एग्जिस्टिंग इन ए बिजनेस वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बिल एट, वो स्टॉक जो होगा वो किसके तहत जो है चार्जेबल होगा, तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज मोर, दोनों में से जो ज़्यादा है उन पर जो है इसका स्टॉक जो है वैल्यूएशन कर देगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव टैक्सेबल अंडर दिस हेड इंक्लूड्स, जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव टैक्सेबल होता है ये किस हेड के अंदर इंक्लूड होता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपका ड्यूटी ड्रॉबैक के अंदर भी होता है, या फिर कैश कंपनसेंट्री सपोर्ट के अंदर भी, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर DEP के बीच में भी होता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 165 के बाद जो आपका 35 क्वेश्चन बचा है ये हम अगली वीडियो में यानी कि 6वीं वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये था आज के लिए मोर देन हमने 35 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया हुआ है। होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब